मंदिर पे, एक सबरीमाला मंदिर कोई, जिसमें पुराने लोगों ने कोई बना लिया अपना गोरख धंधे में कि भाई यहां जिन बहन बेटियों को, यंग बेटियों को मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान वो मंदिर में नहीं जाएंगे, अशुद्ध होंगे। कितनी मानसिक गुलामी झेली है इस देश की बहन बेटियों ने। कौन मुस्टंडे थे, धर्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दे दिया। उसके लिए समय है, 9 जज बैठ गए उसके लिए। ये सुप्रीम कोर्ट के समय का दुरुपयोग है, ये किसी के इशारे पे गठित बेंच है। मगर देश की बहन बेटियों को, देश के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए जिनके घरों में आगे बेटियां पैदा होने वाली हैं। इस तरह का न्याय रिलीजन के नाम पे किसी को करने नहीं दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं उस मंदिर का भी राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत पड़ेगी, वहां से पंडित पुजारी भगाने पड़ेंगे। वो देश की जनता के पैसे से बना हुआ है, उससे सामाजिक और समाज के भले के काम हो। फ्यूचर में इस देश के सारे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो। साथियों, ताजुब तो जब हो गया इस देश के लैंड एक्विजिशन कानून को एक यहां के सबसे घटिया, सबसे भ्रष्ट जज अरुण मिश्रा, जो ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, बताइए, ह्यूमन राइट की ऐसी की तैसी फेरने वाला ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, यानी चोर को थानेदार। उसने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाई, उसने जुडिशियल इनडिसिप्लिन किया, और उस जुडिशियल इनडिसिप्लिन के बावजूद, क्योंकि बराबर जो 2 जज का फैसला वो दूसरे 2 जज को बाद में मानना पड़ता है, उसने पट्टे ने खुद ही 2 जज के फैसले को नकार दिया और अपना नया फैसला दे दिया। ऐसे आदमी से, ऐसे जज से काम छीन लेना चाहिए था। वो नकार आदमी था, फ्रॉड आदमी था, उसने फ्रॉड किया देश की न्यायिक अस्मिता के साथ। मगर फिर जब 3 जजों का टकराव हुआ फिर उसी लैंड एक्विजिशन के मामले में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको नंबरदार बना दिया, चेयरमैन 5 जजों की टीम का। और किसने बनाया? वन ऑफ द घटिया चीफ जस्टिस, जिसका नाम गोगोई, जो पार्लियामेंट में पहुंच गया था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला के साथ छेड़खानी का जिस पे आरोप था। उसने शनिवार को अदालत लगा ली, ऐसे जैसे पुराने कोई बेहुदा चरित्रहीन राजा अपने अदालत अपने आप लगा के घंटा बजा लेते, उसने ऐसे किया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी पहुंच गया वहां चमचागिरी के लिए। उसको बोलना तो ये चाहिए था, ताला लगाओ इस कोर्ट को शनिवार को। खुद ही चोर, खुद ही थानेदार, खुद ही जज कैसे कर सकता है देश की न्यायिक व्यवस्था के साथ मजाक? सुप्रीम कोर्ट के जज जागरूक होते, जिम्मेदार होते, बार एसोसिएशन जिम्मेदार होती, उसकी हिम्मत नहीं थी। उसको कहा गया तुम इससे हट जाओ केस से, तुम इस केस को नहीं सुन सकते। पूरी दुनिया में अपमान हुआ हमारे जुडिशियल सिस्टम का। यानी वो उसी तरह था जैसे कथा कहानी में है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसके घर के खुद बुजुर्ग आंख नीची करके उस सीन को देख रहे थे। हम वकीलों का रोल उस वक्त वही था। लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद, इसको भी अछूत बनाना चाहते हैं वर्णवादी मानसिकता के लोग। अम्बेडकरवाद इज इक्वल टू मानवतावाद। और आज जय भीम का नारा किसी व्यक्ति का नारा नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नारा है। जय भीम का मतलब है मानवतावाद, जय भीम का मतलब है समानतावाद, जय भीम का मतलब है भाईचारा। इसलिए नारा भी वही लगाया जाए जिसमें मानवता झलकती हो। दूसरा नारा लगाना बंद कर दो, कोई लगवाए तो तभी मत लगाओ। जिन नारों में राजशाही, तानाशाही, भेदभाव झलकता है, उन नारों को जूते मारो, यानी उनसे दूर रहो, उनका प्रचार प्रसार ना करो, उन नारों को स्वीकार भी मत करो। स्वीकार करने से मजबूत होती हैं चीजें। तो साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जो संविधान बना है, उस संविधान का मतलब था 140 करोड़ लोगों का ये परिवार कैसे सुख शांति और भाईचारे के साथ जी पाए। उस डॉक्यूमेंट का नाम है संविधान। जो सबके साथ जीने का प्रोग्राम जिसमें हो, प्रकृति के साथ भी हार्मोनी के साथ जीने का प्रोग्राम जिसमें हो,
उसका नाम है संविधान। साथ साथ मिलके रहना, साथ साथ जीने का विधान, कार्यक्रम। तो संविधान आजादी के बाद कोई मतलब नहीं है किसी राजा का, किसी के राज का, शासन का मतलब नहीं। शासन खत्म हुआ जब देश आजाद हुआ, राज खत्म हुआ जब देश आजाद हुआ। राजाओं का जमाना नहीं है, किसी का राज नहीं है, मगर एक बेवकूफी वकील, हमारी बिरादरी, जजिज और देश के लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इस देश में रूल नहीं है किसी का राज नहीं है, क्योंकि कोई रूलर नहीं है, कोई शासक नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ शब्द बार बार वकील यूज करते हैं, मैं कहूं इसको कूड़ेदान में फेंको। रूल ऑफ लॉ नहीं है। संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सिस्टम ऑफ लॉ होता है, कानून की व्यवस्था होती है, कानून का शासन नहीं होता। क्योंकि रूल आते ही आदमी डंडा मारे या किसी कानून के बहाने से कोई आदमी डंडा मारे, वो दोनों ही अपराध है। तो रूल नहीं, क्योंकि कोई रूलर नहीं। तो देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित होनी थी जिसमें लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी। संविधान में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कोई मतलब नहीं है उसमें, राज्य में। पार्लियामेंट के अंदर पार्टी नाम के जंतु को घुसने नहीं देना था, मगर पार्लियामेंट के अंदर पार्टियों के दफ्तर बने हुए, ये कांग्रेस का, ये फलाने का। इनको इस देश में पकड़ के बाहर करना होगा पार्लियामेंट से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। संविधान की व्यवस्था सही बने तो उन लोगों ने, हमारे पार्लियामेंट के बैठे हुए पुराने लोगों ने सोचा कि भाई इतने लोग शुरू में कहां से ले आएंगे, जब तक तो लोग इलेक्शन भी लड़ने के मूड में नहीं थे, पता ही नहीं था कैसे इलेक्शन लड़ना, सिंबल लेना। जब शुरू में ये देश आजाद हुआ तो उन्होंने पार्टियों का एक कानून बना दिया कि पार्टियों का कानून बनाने से ये लोग जागरूक करेंगे देश के लोगों को पॉलिटिक्स में आने के लिए और अच्छे लोगों को सामने लाएंगे। मगर सारी की सारी पार्टियां पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड हो गई हैं। जितना शोषण इस देश की कंपनियां देश का कर रही हैं, उतना ही शोषण सारी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टियां देश का कर रही हैं। जिसको भी देखो, हमारा नेता कैसा हो, XYZ जैसा हो, कोई ये नहीं नारा लगवा रहा हमारी व्यवस्था कैसी हो, संविधान के मुताबिक हो, इस तरह का नारा नहीं लगता। हमारा नेता कैसा हो। पार्लियामेंट के अंदर तालियां पीटने वाले, एक आध MP से मेरी बात हुई कि जब आप तालियां पीटते हो, क्या आपको बात अच्छी लगती तब पीटते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, और चेहरा देख लेंगे बदमाश, टिकट कट जाएगी, इसलिए पीटते हैं। ये सिचुएशन है। तो मैं कहा आप मदारी के बंदर हो? बोले कुछ भी कह लो, आप वकील हैं। गले में घरेलू डॉग की तरह, कुत्ते की तरह जनप्रतिनिधियों के गले में पट्टा है। इसलिए कोई MLA MP की दौड़ में उसके लिए पहले भ्रष्टाचार करो, पैसे को करो, कोई जमीन जायदाद बेचो और फिर जाके ठगी ठोरी करो। इससे घटिया जिंदगी से ज्यादा बदतर क्या हो सकता है? मगर परमानेंट पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं बन के रहना चाहते? अब आपको और मेरे को कौन रोकेगा बोलने से? वो तो बेचारे सवेरे की गुड मॉर्निंग भी वो करेंगे जो पार्टी बताएगी कि ओम गणेशाय नमः भेजो आज, या जय श्री राम भेजो। वो तो मजबूरी में बेचारे, जिसने तिलक नहीं लगाया, तिलक लगा के डीपी लगानी पड़ती है। ये सिचुएशन है लिबर्टी की, इंडिपेंडेंस की। देश के युवाओं को रोंदा जाता है, नारे लगवा लगवा के बुढ़ापा आ जाता है, उनको पॉलिटिक्स में जगह नहीं मिलती। कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद इस देश में हो रही है। देश को इस तरह के पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है, देश को बोलने वाले लोगों की जरूरत है। देश का बोलने में नंबर 161वां है 180 देशों में। किसने डराया देश? कौन बदमाश इस देश को डरा रहे हैं? तो सबको स्पष्ट है कौन डरा रहे हैं। उस डराने में मदद कौन कर रहा है? इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपराधी हैं देश की, कि देश के लोगों को 70-80 साल के बाद भी असमानता जो है वो झेलनी पड़ रही है। लोगों को जातिगत आधार पे एक दूसरे के साथ
भेदभाव झेलना पड़ रहा है, लोगों को गलत तरीके से लूट खसोट करके वोटों के साथ गड़बड़ करके जीते हुए लोगों को आप न्याय नहीं कर पा रहे देश की जनता के साथ। जबरदस्ती वो उनके जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं, बहुत सारे बन जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, जब तक उसका टेन्योर पूरा हो जाता है न्याय नहीं मिलता। साथियों, ताजुब तो जब हो गया इस देश के लैंड एक्विजिशन कानून को एक यहां के सबसे घटिया सबसे भ्रष्ट जज अरुण मिश्रा, जो ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, बताइए, ह्यूमन राइट की ऐसी की तैसी फेरने वाला ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, यानी चोर को थानेदार, होम मिनिस्टर, उसने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाई, उसने जुडिशियल इनडिसिप्लिन किया, और उस जुडिशियल इनडिसिप्लिन के बावजूद, क्योंकि बराबर जो 2 जज का फैसला वो दूसरे 2 जज को बाद में मानना पड़ता है, अगर वो 2 जज उससे असहमत है, कोई अन्याय है उसके अंदर, तो उनको लिख के भेजना पड़ता है चीफ जस्टिस को, हम इस किए हुए पुराने न्याय से सहमत नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की फिर ड्यूटी है, मर्जी नहीं, को 3 जजों के पास भेजा जाए, इसका नाम है जुडिशियल डिसिप्लिन। किस तरह काम करना होता है, उसने पट्टे ने खुद ही 2 जज के फैसले को नकार दिया और अपना नया फैसला दे दिया। ऐसे आदमी से, ऐसे जज से काम छीन लेना चाहिए था, वो नकार आदमी था, फ्रॉड आदमी था, उसने फ्रॉड किया देश की न्यायिक अस्मिता के साथ। मगर फिर जब 3 जजों का टकराव हुआ फिर उसी लैंड एक्विजिशन के मामले में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में उसको नंबरदार बना दिया, चेयरमैन 5 जजों की टीम का। और किसने बनाया? वन ऑफ द घटिया चीफ जस्टिस, जिसका नाम गोगोई, जो पार्लियामेंट में पहुंच गया था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला के साथ छेड़खानी का जिस पे आरोप था, उसने शनिवार को अदालत लगा ली, ऐसे जैसे पुराने कोई बेहुदा चरित्रहीन राजा अपने अदालत अपने आप लगा के घंटा बजा लेते, उसने ऐसे किया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी पहुंच गया वहां चमचागिरी के लिए, उसको बोलना तो ये चाहिए था, ताला लगाओ इस कोर्ट को, शनिवार को आप खुद ही चोर, खुद ही थानेदार, खुद ही जज कैसे कर सकता है देश की न्यायिक व्यवस्था के साथ मजाक। उसने ऐसा किया और उसी ने वो बेंच गठित किया, उसी ने ऐसे बेहुदा नकारे भ्रष्ट आदमी को उसका बेंच का अध्यक्ष बनाया। और उसने पार्लियामेंट के कानून और किसान और छोटे जितने भी किसान हैं जिनकी लैंड एक्वायर होती है, किसी आम आदमी का घर भी होता है, उन सबके खिलाफ आदेश देने का काम किया। तो ये काम जो था, सुप्रीम कोर्ट के जज जागरूक होते, जिम्मेदार होते, बार एसोसिएशन जिम्मेदार होती, उसकी हिम्मत नहीं थी, उसको कहा गया तुम इससे हट जाओ केस से, तुम इस केस को नहीं सुन सकते। पूरी दुनिया में अपमान हुआ हमारे जुडिशियल सिस्टम का। यानी वो उसी तरह था जैसे कथा कहानी में है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसके घर के खुद बुजुर्ग आंख नीची करके उस सीन को देख रहे थे। हम वकीलों का रोल उस वक्त वही था। और आज मुझे अपने ऊपर भी क्रोध आता है कि मैं केस में किसी पार्टी की तरफ से तो नहीं था, मगर मेरे से भी चूक हुई, मैं उस सीन को देख रहा था कि कितनी बदमाशी चल रही। आज के बाद ऐसा होगा, मैं रुकूंगा नहीं। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे जो रुकेंगे नहीं, हम आपके साथ हैं सर। नहीं, देश की जनता की तरफ से हमारी ड्यूटी है कि हम संविधान और सिस्टम की धज्जियां न उड़ने दें। पर एक मंदिर पे, एक सबरीमाला मंदिर कोई, जिसमें पुराने लोगों ने कोई बना लिया अपना गोरख धंधे में कि भाई यहां जिन बहन बेटियों को, यंग बेटियों को मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान वो मंदिर में नहीं जाएंगे, अशुद्ध होंगे। कितनी मानसिक गुलामी झेली है इस देश की बहन बेटियों ने। कौन मुस्टंडे थे, धर्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दे दिया। उसके लिए समय है, 9 जज बैठ गए उसके लिए। किसने बिठाया उनको, किसके कहने पे वो बेंच बनाया चीफ जस्टिस ने? मैं क्वेश्चन करता हूं देश के वकीलों की तरफ से, ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के समय का दुरुपयोग है, ये किसी के इशारे पे गठित बेंच है। मगर देश की बहन बेटियों को, देश के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए जिनके घरों में आगे बेटियां पैदा होने वाली हैं। इस तरह का न्याय रिलीजन के नाम पे किसी को करने नहीं दिया जाएगा।
मैं तो कहता हूं उस मंदिर का भी राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत पड़ेगी, वहां से पंडित पुजारी भगाने पड़ेंगे। वो देश की जनता के पैसे से बना हुआ है, उससे सामाजिक और समाज के भले के काम हो। फ्यूचर में इस देश के सारे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो देश के पैसे से बने हैं, अगर मानवता को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा गुजारा 140 करोड़ लोगों के साथ भी नहीं है, मेरा गुजारा पूरे 800 करोड़ के साथ है। साथियों, कितनी विडंबना है, पिछले ही साल इस देश के अंदर जो संविधान ने किया, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, मगर जो हमारे संविधान की संरक्षक है, देश के लोगों के अधिकारों की संरक्षक जिसकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन लागू नहीं था। देखिए कौन लोग हैं, किनको पता नहीं है, कौन लोग उस पर बैठे हुए थे। जस्टिस गवई के वक्त में वो नोटिफिकेशन निकलता है, देश के लोगों को पता भी नहीं था, इसलिए देश के लोगों की भागीदारी सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नहीं। जब वो नोटिफिकेशन निकला तो इमीडिएट मैंने एक ओपन लेटर सब जजों को लिखा कि ये तो अधूरा हो गया, काम तो बहुत देर से हुआ मगर अधूरा है, इसमें ओबीसी शामिल नहीं है। तो मैं आज उनकी पीठ पीछे भी धन्यवाद देता हूं, उनके चेहरे पे मैंने नहीं दी, सोशल मीडिया में जरूर धन्यवाद किया है चीफ जस्टिस गवई का। उन्होंने एससी एसटी के लिए किया हुआ नोटिफिकेशन रद्दी की टोकरी में फेंकवाया और एक कॉमन नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ओबीसी, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन सबको शामिल किया। तो हम पीछे से भी उस आदमी का धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, आज हमें नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 14 तारीख की छुट्टी है। हर बार ये बदमाशी होती है, हर बार ये बदमाशी होती है। देश में गस्टेड हॉलीडे है सरकारी, मगर सुप्रीम कोर्ट किस चीज का इंतजार करती है कि मौके पे एक दिन पहले आके क्या माहौल देखती है, तब 14 तारीख की छुट्टी होती है। और मुझे था कि ये ऐसे ही करेंगे, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम आज रखा, क्योंकि हम ये प्रोग्राम करना चाहते थे। 2-3 साल पहले ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण के अंदर 14 तारीख के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया गया, उससे पहले हुआ नहीं। किसी ने सोचा तो आवाज नहीं उठी, और किसी ने आवाज उठी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी उन लोगों से भरी हुई है जो शायद इस विचार से सहमत नहीं, विदग्धते होंगे। और जब ये बात हुई तो हमने किसी साथी को कहा कि एससीबीए में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से बात कर लो, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। जब बात की तो जवाब भी आया, ये नीचे जहां वकील बैठते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट की जगह है, आपको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। प्रोग्राम कल रखना चाहते हैं हम, आज ये बात हो रही है, जहां वकील बैठते हैं वो भी बहाना देखिए एसोसिएशन में बैठे हुए लोगों का भी। तो हमने एक ट्रिक अपनाई, हमने अपनी बात ईमेल कर दी जजों के पास, और कुछ ही देर में एक जज का रिस्पॉन्स आया, वो थे जस्टिस गवई। उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं बने थे कि मैं इस प्रोग्राम में आऊंगा, जबकि उनको ये नहीं पता कि हॉल का परमिशन का कोई इशू है या एससीबीए एसोसिएशन को टांग अड़ा रहा है। उस टांग की हमें कोई चिंता नहीं थी, हमें पता था कोई टांग अड़ाने वाला नहीं, जब हम चलेंगे तो टांग हट जाएगी। तो जो ही पता चला और उसको सर्कुलेट हुआ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के ग्रुप में, तो वही लोग जो मना और टांग अड़ाने वाले थे उसे सबसे पहले खड़े मिले वहां पे कि हम भी भेंट करेंगे फूल, हम भी आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे। बट आई वॉज स्ट्रिक्ट, मैं उसमें स्ट्रिक्ट था, मगर साइड में करो इन सबको, दो चेहरे नहीं एक्सेप्टेबल हो सकते। इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो अपने तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और दैट वाज द बिगेस्ट प्रोग्राम एवर इन द सुप्रीम कोर्ट। जितने वकील उसमें शामिल हुए आज तक किसी ऐसे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। तो इसका मतलब उस दिन वकील इकट्ठे हुए, उन्होंने भी एक दूसरे को पहचाना कि हम इस विचार से सहमत या मानवतावादी कितने एडवोकेट हैं यहाँ पे।